हाय बच्चे, कैसे हैं आप लोग। और आज के क्लास में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि दरोगा मेंस का जो मैंने एक सीरीज़ शुरू किया था, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण बीच में व्यवधान आ गया था और फिर से मैं इसको लगातार शुरू कर रहा हूं। और अगले क्लास में आपको जो हम डिस्कशन करा रहे थे क्वेश्चन पेपर का, तो उस पर भी हम 8:30 बजे रात में आपसे मिलेंगे और डिस्कशन कराएंगे आपको सेट का, जो बुक्स का मैं डिस्कशन करा रहा था वॉल्यूम 1 का, जो रुक्मिणी पब्लिकेशन की ओर से पब्लिश किया गया है। तो लगातार बच्चे, मेरी एक ही गुजारिश है और हम सारे बच्चों को मैं यही बताना चाहता हूं कि बच्चे जितना ज़्यादा आप मेहनत करेंगे, मैं आपके साथ रहूंगा और सफलता आपको मिलनी है, ये तय है, बशर्ते आप मेहनत करते रहें और एक नई दिशा, नई ऊर्जा और नए विश्वास के साथ जब आप किसी भी काम को करेंगे तो सफलता आपको मिलेगी ही मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट बातों पर हम जिक्र करेंगे और आपको पता होगा बहुत अच्छे तरीके से कि पर्यावरण में सबसे इंपॉर्टेंट जो दिशा निर्देश है और विकास है, वह सतत विकास पर हम चर्चा करते हैं। बार बार हम बोलते हैं कि सतत विकास होना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होनी चाहिए। इसका क्या अर्थ होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का अर्थ होता है कि आपका संपूर्ण विकास। संपूर्ण विकास कहने का अर्थ क्या है कि देखिए बच्चे, हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं आपको जैविक और अजैविक घटकों से, जैसा कि मैंने पीछे भी बताया था आपको। और ये जैविक और अजैविक घटक जो है वो कमोवेश प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से हमारे ऊपर प्रभाव डालता रहता है। और इसी संदर्भ में आपको किस तरह से काम होता है, तो अपने आप को अच्छे तरीके से सरवाइव करने के लिए, जीवन प्रत्याशा को बढ़ाने के लिए और लंबे समय तक पृथ्वी पर जीवों के निवास के लिए सतत विकास बहुत आवश्यक है बच्चे। यहां देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि देखिए क्या बातें क्या कही जा रही है। कह रहा है कि धारणीय या सतत विकास अवधारणा। क्यों? वाय आपको धारणीय या सतत विकास क्यों आवश्यक है बच्चे? तो ध्यान में रखिएगा क्यों आवश्यक है। तो यहां देख लीजिए कि धारणीय या सतत विकास इसलिए आवश्यक है बेटा, क्योंकि हमको क्या करना है? हमको करना है, आपको वर्तमान की आवश्यकता है। ये क्यों आवश्यकता है? क्योंकि वर्तमान में जो जीवन है उसके, ठीक है, उसके सरवाइव के लिए, उसके लंबे समय तक क्या कहते हैं, सुरक्षा के लिए, लंबे समय तक पृथ्वी पर निवास के लिए और अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए हमारे लिए क्या आवश्यक है? तो आपको बहुत सारे जैविक और अजैविक घटक आवश्यक है। याद रखिए, जब मान लीजिए कि पादप होंगे ही नहीं, भोजन का निर्माण होगा ही नहीं, तो क्या जीवन सरवाइव कर सकता है? अगर मान लीजिए कि आपका वायु, ठीक है, वायु जो वास्तविक घटक है वायु के, वो यहां पर मिले ही नहीं मिले, तो क्या होगा? तो जीवन का जो स्तर है वो प्रभावित होगा, लोग ज्यादा बीमार होंगे, पेड़ पौधे या जैव विविधता में तीव्र गति से कमी आएगी और वर्तमान आपका प्रभावित हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार, ठीक है, वर्तमान की आवश्यकता तो भविष्य की आवश्यकता भी है बच्चे। क्यों? क्योंकि जब हम पृथ्वी को बचा के रखेंगे तभी ना यहां पर जैव विविधता सर्वाइव रहेगा, और जैव विविधता सर्वाइव रहेगा तभी लंबे समय तक पृथ्वी पर जीवन कायम रहेगा। तो दोनों के लिए आवश्यक है सतत विकास। याद रखिए, सतत विकास की अवधारणा दोनों से संबंधित है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है बच्चे? तो मुख्य उद्देश्य है आपको ये ध्यान में रखकर विकास किया जाता है बच्चे। और मुख्य उद्देश्य इसका क्या है? तो बच्चे न्याय संगत उपयोग होना चाहिए। जितना भी जैविक या अजैविक घटक है उसका आपको न्यायपूर्वक उपयोग होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कि बहुत ज्यादा वायु, आजकल क्या हो रहा है? आजकल हो रहा है क्या कि इतना ज्यादा हार्नेसिंग कर रहे हैं हम लोग। जैसे ले लीजिए, ठीक है, ग्राउंड वाटर है, तो ग्राउंड वाटर का लेवल हम इतना ज़्यादा आपको उद्योग क्षेत्रों में आप देखिएगा, जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह है उसमें इतना ज़्यादा उपयोग हो रहा है
आपके जल का, तो जल का लेवल जो है ग्राउंड लेवल ऑफ वाटर, ठीक है, वो घट रहा है। आपको ये पता होगा बच्चे कि हमारे पृथ्वी पर कितना परसेंट, तो बच्चे 97.5% जो जल है ये कठोर जल, ये पीने योग्य नहीं है और केवल 2.5% जल ही आपको पीने योग्य है। तो इसको बचाने की आवश्यकता है, तो न्याय संगत उपयोग होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक ही बार सारा का उपयोग कर लें। दूसरी बात क्या कि पृथ्वी पर जो जितने भी प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है, न्याय संगत उपयोग कीजिए, उसके बाद उसका संरक्षण कीजिए, क्योंकि अगर संरक्षण नहीं करेंगे तो भविष्य के लिए हम क्या अपने, ठीक है, आने वाले पीढ़ियों को दे सकते हैं बच्चे, खराब वायु दे सकते हैं, ठीक है, आपको पृथ्वी प्रदूषित दे सकते हैं। तो कहने का क्या अर्थ है कि सतत विकास की अवधारणा जो है वह, ठीक है, पर्यावरण, जैविक और अजैविक घटकों का न्याय संगत उपयोग तथा उसके संरक्षण से संबंधित है। शायद समझ में आया होगा आपको। चलिए एकदम याद रखना है इसको। आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी बातें और जाननी चाहिए आपको। यहां देखिए कुछ बातें, धारणीय विकास का कंसेप्ट कहां से आया बच्चे, तो धारणीय विकास शब्द या सतत विकास शब्द की व्याख्या वर्ष 1987 में की गई थी। एकदम ध्यान में रखिएगा किसके द्वारा किया गया था, तो बच्चे वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट WECD द्वारा इसका, ठीक है, इसका धारणीय या सतत विकास शब्द की व्याख्या की गई थी। और इसका मुख्य उद्देश्य ये किस रिपोर्ट में किया गया था, तो आवर कॉमन फीचर, ठीक है, आपको घंटलैंड रिपोर्ट में इस पर चर्चा किया गया था, याद रखिए बच्चे, ठीक है। तो ये ध्यान में आपको रखनी चाहिए। 1987 में पहली बार आपको सतत विकास या धारणीय विकास पर बात किया गया। मैंने क्लियर किया है आपको कि सतत विकास क्या है, तो वर्तमान में पर्यावरण घटकों का, ठीक है, उपयोग, ठीक है, भविष्य के लिए उसका संरक्षण एवं, ठीक है, वर्तमान में आप जितना भी उपयोग कर रहे हैं वो क्या हो, तो लगातार बना हुआ रहे। ऐसा नहीं कि एक दिन आपको बहुत अच्छा वायु मिले दूसरा दिन नहीं, ठीक है, एक दिन आपको अच्छा पानी पीने के लिए मिले दूसरा दिन नहीं। तो आपका जो जीवन प्रत्याशा है उसको बढ़ाने में वो जो घटक है, जैविक या अजैविक घटक, वो आपको क्या करे, मदद करे बच्चे। तो ये ध्यान में रखिए। अब देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 1992 का वर्ष जो है आपकी पृथ्वी के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है? पृथ्वी के संरक्षण के लिए, पृथ्वी के पर जीवन के लंबे समय तक, ठीक है, सर्वाइवल के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चे। वर्ष 1992 में, ठीक है, पहली बार पृथ्वी सम्मेलन हुआ और यहां एजेंडा 21 आया और रियो घोषणा पर बात की गई बच्चे। और यहीं पर धारणीय विकास के प्रति पूर्ण समर्थन का विकास किया गया बच्चे। लोगों को, जितने भी विश्व में वैज्ञानिक हैं और जितने भी, ठीक है, पृथ्वी पर लोग हैं, उनमें यह धारणा का विकास किया जाना, पहली बार आपको यह धारणा का विकास किया जाने में सफलता मिली कि देखिए पृथ्वी पर आपको जीवन को बचाना है और इस जीवन को बचाकर ही हम लंबे समय तक पृथ्वी पर जीवन को संरक्षित कर सकते हैं। यह ध्यान में रखिएगा। अब देखिए क्या क्या यहां से याद रखना है आपके एग्जाम के लिए, कौन कौन इंपॉर्टेंट है। तो पहली बात बच्चे कि सबसे पहले धारणीय या सतत विकास शब्द की व्याख्या कब की गई, 1987 में। किसके द्वारा की गई? वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट के द्वारा की गई। और प्रथम बार पृथ्वी सम्मेलन कहां पर हुआ, तो ब्राजील के रियो डी जेनेरो में हुआ। वहां पर कौन सा घोषणा पेश किया गया बच्चे, तो एजेंडा 21 घोषणा पेश किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो धारणीय विकास के प्रति पूर्ण समर्थन का विकास करना बच्चे, धारणीय विकास के प्रति पूर्ण समर्थन देना, ठीक है। और जनमानस जो है, ठीक है, पूरे विश्व के जनमानस का आपको पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता का भी विकास करना, यह ध्यान में रखिएगा। चलिए अब हम देख लेते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यहां देख लीजिए कि पर्यावरण सुरक्षा कैसे कर सकते हैं आप पर्यावरण सुरक्षा। तो बच्चे पर्यावरण सुरक्षा हम कर सकते हैं सबसे पहले प्रदूषण को कम से कम करके। क्या करके? प्रदूषण को कम से कम करके, ठीक है। प्रदूषण को जब हम कम करेंगे, आपको पता है कि वर्तमान में तरह तरह के प्रदूषण है, जैसे मृदा प्रदूषण, ठीक है, जैसे आपको जल प्रदूषण, जैसे आपको वायु प्रदूषण, यानी आप चारों तरफ से, ठीक है, प्रदूषित वातावरण में जी रहे हैं बच्चे। और इस प्रदूषित वातावरण को कम करने की आवश्यकता है। इसके लिए जो, ठीक है, जिन जिन क्षेत्रों पर काम करने की आवश्यकता है उसको बढ़ाने की आवश्यकता है। जैसे ग्रीन मफलर वायु प्रदूषण को कम करेगा बच्चे, ध्वनि प्रदूषण को कम करेगा। जैसे आप क्या करते हैं आजकल, वाटर ड्रॉपलेट्स के माध्यम से वायु प्रदूषण को कम किया जाता है बच्चे। ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएंगे, जिससे क्या होगा, ज्यादा वर्षा होगी, वर्षा होने के कारण वायु प्रदूषण कम होगा बच्चे। तो ये ध्यान में रखना है। मृदा प्रदूषण की बात करें तो औद्योगिक जो अपशिष्ट है उसको हम
उसको हम मृदा में नहीं दबाएंगे, ठीक है, उसको जल में प्रवाहित नहीं करेंगे तो जल प्रदूषण कम होगा। तो बच्चे आपको जो मैंने पहले ही कहा कि न्याय संगत पूर्ण उपयोग करने पर बात हम लोग करते हैं, बार बार चर्चा करते हैं। यहां देखिए धारणीय विकास पर क्या बात हो रही है बच्चे। तो धारणीय विकास तभी संभव है जब पर्यावरण प्रदूषण को रोका जाए, पर्यावरणीय सुरक्षा के लिए, ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण बहुत, ठीक है, बहुत आपको बहुत बड़ा फैक्टर है बच्चे, ठीक है, प्रदूषण को रोकना आपके लिए, ठीक है, बहुत बहुत, ठीक है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण कारक है। जब तक आप रोकेंगे नहीं प्रदूषण को तो आप सतत विकास की अवधारणा को सफल नहीं बना सकते हैं। चलिए फिर देखते हैं, यहां धारणीय विकास मैंने कहा पर्यावरणीय क्षरण को कम से कम करने में यह सहायक होता है धारणीय विकास। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। यहां देखिए, ठीक है, प्रकृति में कार्बन चक्र एवं जल चक्र, ये देखिए कार्बन चक्र और जल चक्र या वायु चक्र या, ठीक है, जितने भी आपको जैसे चाहे नाइट्रोजन चक्र हो, जो भी चक्र है उसमें आप धारणीय विकास, यानी अगर ये चक्र को हम बैलेंस कर लेते हैं बच्चे तो धारणीय विकास या सतत विकास की अवधारणा को सफल बनाना बहुत बड़ी बात नहीं होगी। यहां देखिए एक तरफ से बात करते हैं कार्बन चक्र में, आपको पता है कि कार्बन जो है, ठीक है, आप पूरी तरीके से कार्बन से बने हुए हैं, ठीक है, कार्बन मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं बच्चे। जितने भी जैविक पदार्थ हैं उसमें किसी न किसी तरह से कार्बन जरूर उपलब्ध है और ये कार्बन मॉलिक्यूल्स जो है, ठीक है, आपको क्या करता है, तो ये एक चक्र का निर्माण करता है। तो विभिन्न अवस्थाओं में ये विद्यमान होता है। मूल रूप से ये किसमें पाया जाता है, तो ग्रेफाइट और हीरा में। क्योंकि मैं बार बार आपको बताता रहता हूं कि देखिए कार्बन का जो क्रिस्टलीय अपरूप है वो 4 प्रकार का होता है, हीरा, ग्रेफाइट, ग्रिफीन और फुलरीन होता है बच्चे। हीरा, ग्रेफाइट, ग्रिफीन और फुलरीन। कार्बन का अक्रिस्टलीय रूप की बात कीजिए तो अक्रिस्टलीय में क्या क्या होगा, तो कोयला, काजल, कोक और चारकोल होगा। तो ये बातें याद रखनी चाहिए आपको। अगर यौगिक रूप में बात करें तो देखिए कार्बन कहां अवेलेबल है, कार्बन डाइऑक्साइड में है, हाइड्रोजन के कार्बोनेट में है, तो बहुत जगह अवेलेबल है बच्चे। जैसे मान लीजिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हम लोग यूज करते हैं किसमें, तो बेकिंग पाउडर में। तो बच्चे देखिए इसमें भी आपको कार्बन, कहने का अर्थ है कि यौगिक रूप में भी आपको कार्बन पाए जा रहे हैं। इसका कार्बन का क्या करते हैं, विभिन्न अवस्थाओं में विद्यमान है और इसका हम पुनः चक्रण करते हैं। और इस पुनः चक्रण में हम क्या करेंगे, तो विभिन्न भौतिक एवं जैविक क्रियाओं द्वारा, ठीक है, इसको हम पुनः चक्रण करके पुनः हम आपको सिस्टम में ला देते हैं बच्चे। मान लीजिए कि कार्बन के यौगिक है, धीरे धीरे अपघटित होकर के ये कार्बन को मुक्त करेगा और पुनः ये आपके, ठीक है, सर्किल में आ जाएगा, आपके चक्र में आ जाएगा बच्चे। तो ध्यान में रखना है विभिन्न प्रकार के खनिजों में ये विद्यमान होता है। कहने का क्या अर्थ है कि देखिए कार्बन आपके जैविक पदार्थों का प्रमुख घटक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये जैविक पदार्थ जो है किस प्रकार उपयोगी है आपको पता है अच्छे तरीके से, क्योंकि बच्चे, ठीक है, आप ले लीजिए कि हर क्षेत्र में कार्बन अवेलेबल है। जैसे मान लीजिए हम भोजन करते हैं, कार्बोहाइड्रेट है, कार्बन है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, आपको विटामिन है तो कार्बनिक यौगिक है विटामिन, जटिल, ठीक है, जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। तो मैं क्या कह रहा हूं, चाहे वसा है उसमें भी कार्बन है। तो कहने का अर्थ है कि आपके भोजन से लेकर के आपके सभी कार्यों के लिए आपके कार्बन का मॉलिक्यूल्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका चक्रण एकदम आवश्यक है। अगर इसका चक्रण अच्छे तरीके से होता रहे तो सतत विकास की अवधारणा को, ठीक है, आपको कायम रखना बहुत बड़ी बात नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहां देखिए, देख लीजिए बच्चे, एक फिगर के जरिए भी हमने यहां पर बताया आपको कि देखिए ऑर्गेनिक कार्बन है, ठीक है, सीधे ये फोटो, अब देखिए सबसे पहले क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस है। फोटोसिंथेसिस के द्वारा आपको पता है कि कार्बन का ग्लूकोज में स्थिरीकरण हरे पादप करते हैं बच्चे। तो ये ध्यान में रखिए, हरे पादप किए और क्या होगा, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है इसका डिके होगा, ठीक है, बहुत सारा यहां पर अलगी और फंगी होता है, बोलते हैं बहुत सारा आपको यहां पर क्या होगा, तो बैक्टीरिया होगा और क्या होगा बच्चे, तो बैक्टीरिया और फंगी जो है ये क्या करेगा, तो ये जितने भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है, डीके मॉलिक्यूल्स है, उसको तोड़ करके छोटे छोटे कणों में बदल देगा और पुनः उसका चक्रण, ठीक है, ऊपर हो जाएगा। बच्चे आपको पता है कि ये देखिए जितने भी जीव जंतु हैं वो क्या करता है, तो वो श्वसन करता है। श्वसन के दौरान क्या होता है, ग्लूकोज का दहन होता है और ग्लूकोज के दहन के उपरांत जो है कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड आपके वातावरण में प्रवेश कर जाता है। तो ये साइकिल एक चलता रहता है। ये देखिए, ठीक है, जितने भी डेड ऑर्गेनिज्म वेस्ट प्रोडक्ट है सब क्या करेगा, तो सबका अपघटन होगा। अपघटन होने के बाद आपको कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और ये कार्बन डाइऑक्साइड पुनः पृथ्वी पर चला जाएगा बच्चे। तो ये याद रखिएगा, रूट रेस्पिरेशन भी होता है। तो कहने का अर्थ है
कि आपको यहां मेन जो बातें हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण पादप करेगा, पादप खाद्य पदार्थों का निर्माण करेगा यानी ग्लूकोज का निर्माण करेगा, और इस ग्लूकोज का या स्टार्च का उपयोग चाहे सेलुलोज का निर्माण करेगा। इसका उपयोग आपको जंतु करते हैं, जंतु डीके उत्पन्न करते हैं यानी अपशिष्ट उत्पन्न करेंगे, और इस अपशिष्ट का बैक्टीरिया और फंगी के द्वारा डिकम्पोजिशन होगा, और डिकम्पोजिशन के उपरांत यह पुनः आपको कहां चला जाएगा, तो आपके वातावरण में प्रवेश कर जाएगा। इधर देखिए, ये जो ऑटो फैक्ट्री या इमिशंस है, यहां से भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। तो ये पूर्ण चक्र है बच्चे, ये ध्यान में आपको रखनी चाहिए। मेन बातें क्या हुई, तो पादप जो है, पादप क्या करता है बच्चे, पादप आपको CO2 का स्थिरीकरण प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ग्लूकोज में करता है, और ये ग्लूकोज का उपयोग कौन, ग्लूकोज या सेलुलोज या स्टार्च जो भी है बच्चे, इसका निर्माण हुआ। और ये जो है आपको कौन यूज करेगा, तो जितने भी लिविंग, ठीक है, लिविंग बींग्स है वो इसका उपयोग करेगा, और ये लिविंग बींग्स क्या करेगा, आपको अपशिष्ट उत्पन्न करेगा यहां से, ठीक है, आपको डीके उत्पन्न होगा, और ये डीके जो है आपको किसके द्वारा, तो बैक्टीरिया और फंगी के द्वारा पुनः अपघटित होकर के पुनः आपके सिस्टम में प्रवेश कर जाएगा, एक चक्र का निर्माण कर लेगा। तो ये ध्यान में रखनी चाहिए आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या कह रहे हैं। ये कार्बन चक्र हो गया बच्चे। यहां देखिए वाटर साइकिल क्या होता है, आपको पता होगा कि वाटर का भी, ठीक है, वाटर जो है बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट घटक है आपके लिए। कैसे इंपॉर्टेंट है बच्चे, क्योंकि हमारा शरीर जो है 65% से लेकर के 70% के आसपास जल से बना हुआ है, और जल कितना इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि देखिए बच्चे, जितने भी जैविक अभिक्रिया, जैव रासायनिक अभिक्रियाएं आपके शरीर में होता है, बायोकेमिकल रिएक्शंस होता है, सभी, ठीक है, जल के जलीय माध्यम में ही संपन्न होता है, यानी जल आपके लिए आवश्यक है बच्चे। तो बहुत सारे जीव जंतु के लिए जल आवश्यक है, जल के बिना कृषि संभव नहीं है। अब देखिए यहां पर जरा मेरी बात समझिएगा, यहां क्या हो रहा है कि सूर्य की किरणें जब आपको, ठीक है, आपको समुद्री जल पर पड़ता है, तो यहां से इसका वाष्पीकरण होता है, इसको इवापोरेशन कहते हैं बच्चे, ध्यान में रखिएगा। जब, ठीक है, जल वाष्प में बदलता है तो इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहा जाता है, एकदम याद रखना है। यहां देखिए इवापोरेशन, मैंने क्लियर किया आपको थोड़ी देर पहले कि देखिए जल जो है 97.5% जल जो है आपको कठोर जल है, और 2.5% ही आपको पोटेबल वाटर है बच्चे, और पोटेबल वाटर का अधिकांश भाग जो है वह ग्लेशियर में, ठीक है, जमा है बच्चे, और ये ग्लेशियर जो है, ठीक है, पिघलता है और पुनः ये आपको सिस्टम में मिल जाता है बच्चे, यानी आपको समुद्री जल में मिल जाएगा। ध्यान में रखिएगा कि कठोर जल की कठोरता मुख्य रूप से 2 प्रकार की होते हैं। एक होता है अस्थायी कठोर जल, एक होता अस्थायी कठोरता। अस्थायी कठोरता में क्या होगा, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स घुले होंगे, और अस्थायी कठोरता में क्या होगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड या सल्फाइड घुले होते हैं। तो बच्चे यहां पर एकदम क्लियर रखिए, यहां देखिए क्या क्या हुआ, कंडेंसेशन का मतलब क्या हुआ, कंडेंसेशन का मतलब होता है, ठीक है, आपको वाष्प से, किससे, वाष्प से पुनः क्या बदल जाना, तो जल में परिवर्तित हो जाना, द्रव में परिवर्तित हो जाना। तो इस प्रक्रिया को देखिए, बादल है, बादल क्या होगा, कंडेंस्ड होगा, तो वो क्या होगा, वर्षा के रूप में नीचे गिरेगा। ये देखिए प्रेसिपिटेशन है, क्या बच्चे, प्रेसिपिटेशन है। और पादप देखिए, पादप भी क्या करेगा, तो आपको वाष्पीकरण करता है बच्चे, किसके रूप में, तो ट्रांसपिरेशन के रूप में करेगा। तो ध्यान में इन सब चीजों को रखना है। ये देखिए, हाँ, परकोलेशन हो रहा है, धीरे धीरे पानी जो है, ठीक है, आपको नीचे सरफेस पर गिरता जाता है बच्चे, नीचे मतलब ग्राउंड वाटर की ओर मूविंग करता है, तो इस प्रक्रिया को हम परकोलेशन कहते हैं। तो ये ध्यान में रखना है कि सारी प्रक्रिया, चाहे ट्रांसमिशन हो, ठीक है, प्रेसिपिटेशन हो, इवापोरेशन हो, ठीक है, ये सभी प्रक्रियाओं को हम लोग हाइड्रोलॉजिक साइकिल या वाटर साइकिल कहते हैं बच्चे। एकदम क्लियर है बच्चे, क्या है क्लियर, आपको पता है कि ये देखिए, ये आइस है बच्चे, आइस पिघल गया, इसको मेल्टिंग कहेंगे, और मेल्टिंग होगा तो क्या बन गया, लिक्विड बन गया, ठीक है, लिक्विड बन गया। और जब, ठीक है, आपको क्या होगा, तो फिर इसको एनर्जी मिला बहुत सारा, तो ये किस में चेंज होगा, तो वाटर वेपर में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा, वाटर वेपर में चेंज होगा। पुनः वाटर वेपर जो है वह कंडेंस्ड होगा बच्चे, कंडेंस्ड होकर के आपको लिक्विड बदल जाएगा, यानी संघनन इसका होगा। संघनन होने के बाद यह लिक्विड में बदल जाएगा, और पुनः आपको लिक्विड किस में चेंज हो जाएगा बच्चे, तो लिक्विड जो है आपको फ्रीजिंग के बाद यह आइस में चेंज हो जाएगा, यानी, ठीक है, हिमांक होगा उसका, और वह पुनः आइस में परिवर्तित हो जाएगा। तो यह प्रक्रियाएं, ठीक है, कंप्लीट आपके एनवायरनमेंट में चलता रहता है। और वाटर जो है उसका एक साइकिल अगर कहीं भी ब्रेक हो गया बच्चे, तो पृथ्वी पर सतत विकास की अवधारणा
को ठीक है सिद्ध करना या लंबे समय तक सरवाइव करना सतत विकास की अवधारणा को सोचना भी एक बहुत बड़ा ठीक है बहुत बड़ा जटिल प्रश्न हो जाएगा बच्चे, वो संभव नहीं है। तो ये ध्यान में रखिएगा। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। यहां देखिए, पौधों की वृद्धि में सहायक होता है कौन? सबसे इंपॉर्टेंट है पौधों की वृद्धि के लिए जल चक्र बच्चे। वर्षा की मात्रा का निर्धारण ठीक करती है कौन? तो वायुमंडल में नमी करती है बच्चे। हाइड्रोस्फीयर जलमंडल में जल की विभिन्न गतिविधियों को दर्शाता है कौन? तो बच्चे जल चक्र। यहां पर वायुमंडल में कार्बन तत्व का संतुलन बनाए रखता है कौन? तो कार्बन चक्र बच्चे। ठीक है, मूल रोम की कोशिका भित्ति, जब भी कोशिका कोसा भित्ति होगा बच्चे, कोसा भित्ति होगा, जैसे ही कोशिका ठीक है झिल्ली की बात करें, कोशिका भित्ति की बात करें, तो पादपों में कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो कोशिका भित्ति किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। लेकिन यहीं पर कोशिका झिल्ली अगर रहता तो वो फॉस्फोलिपिड का बना हुआ होता। याद रखिएगा, मानव में क्या होता है? तो कोशिका झिल्ली होती है। अब देखिए, मूल रोमों की मृदा से चिपके रहने का कारण क्या है? तो बच्चे पैक्टीन है। ये देखिए, मूल रोम मृदा से, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, मूल रोम जो है आपका, रूट हेयर्स जो है वो आपको चिपका रहता है आपकी मृदा से। उसके चिपकने का मुख्य कारण पैक्टीन होता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। और हम बार बार बताते रहते हैं कि देखिए, मुरब्बा बनाने में ठीक है, कोई भी फल आपको मुरब्बा बनाने में ज्यादा लाभदायक तब होगा जब उसमें पैक्टीन की मात्रा अधिक होती है। यह भी मैं बार बार आपको बताता रहता हूं। अब देखिए, मूल रोमों की कोशिका भित्ति क्या कार्य करती है? तो परागम्य कला की तरह काम करता है। यानी यह परासरण ठीक है, परासरण विधि द्वारा जल का अवशोषण करने का काम करता है। और यह परागम्य झिल्ली होता है बेटा, तो यह ध्यान में रखनी चाहिए आप लोगों को। अब देखिए, आगे बढ़ रहे हैं। ये देखिए, ठीक है, तो ये आज का क्लास यहीं पर करते हैं बच्चे। कल की क्लास में हम आपको वायुमंडल डिस्कस करेंगे और अगले वीडियो में मतलब आपको वायुमंडल डिस्कस करेंगे। और लगातार जुड़े हुए रहिए। शाम को 8:30 बजे मिलते हैं आपसे और हम लोग क्या करेंगे, बहुत जबरदस्त सेट है और उस सेट को एक एक प्रश्न करके मैं साइंस के सारे प्रश्नों का डिस्कशन आपको कराऊंगा। यकीन मानिए, हम लोग का केवल और केवल एक उद्देश्य, आपकी सफलता। मिलते हैं ठीक है शाम के क्लास में। जय हिंद, जय भारत।